गुड मॉर्निंग एवरीवन। इनो नोट्स फॉर यू में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम BHDAE 182 यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे। इस यूनिट का नाम है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास में सबसे पहले देखते हैं उद्देश्य। उद्देश्य में यही लिखा हुआ है इनके सभी के बारे में, उनके क्या क्या इसमें बताया गया है। उसकी परिभाषा, भाषा का स्वरूप, उनकी स्वीकृति, उनकी विविध रूपों के बारे में ये सभी उद्देश्य में लिखा गया है। उसके बाद में आया है प्रस्तावना। अब देखो, सबसे पहले हम प्रस्तावना से स्टार्ट करेंगे। इसमें मैंने इतने शॉर्ट बनाया है कि इसमें सभी शॉर्ट है, उसमें मैंने हाईलाइट किया है। अगर इससे ज़्यादा आपको पढ़ना है तो ये पूरा दिया हुआ है, उनमें से पढ़ सकते हो, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी बुक को पढ़ सके, इसलिए मैंने इतना शॉर्ट बनाया उसमें से मैंने सभी पे हाईलाइट किया है। आप वो पढ़ लोगे तो आप आराम से एग्जाम में पास हो जाओगे। अब देखो, हिंदी भाषा का विकास। इसमें प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है कि भाषा हमारे विचारों, भावों, संस्कारों, रीति रिवाजों, सपनों में संबंधों और संचार की सभी जगह विद्यमान होती हैं। भाषा में क्या होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ज्ञान का अंतरण करती हैं। भाषा से हम क्या करते हैं, एक दूसरे के भाव को समझते हैं। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, वो हमें क्या बोल रहा है, ऐसे एक दूसरे के भाव को समझते हैं, वही भाषा है। इसमें मैंने शॉर्ट पे हाईलाइट किए हैं, तो आप वो देख लेना। इतना आपके लिए बहुत काफ़ी है। अगर ये पढ़ लोगे ना तो एग्जाम में इतना पढ़ के लिख दोगे ना तो बहुत काफ़ी है आपके लिए। अब देखो, भाषा मानव संबंधों को जोड़ती भी है और तोड़ती भी है। क्या करती है, मानव संबंधों को जोड़ती भी है और तोड़ती भी है। इससे हम अपनी बात और मंतव्य को संप्रेषण दूसरों तक कर पाते हैं। भाषा एक सर्वव्यापी है। भाषा क्या है, एक सर्वव्यापी है, जिससे हम किसी को कुछ बोलना है, किसी से कुछ कहना है तो भाषा के द्वारा ही उसे समझा जा सकते हैं। ऐसे कुछ समझ में नहीं आता, जैसे भाषा सर्वव्यापी माना गया है। अब देखो, इसमें मैंने इतना ही हाईलाइट किया है। अगर इसको आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, ज़्यादा लिखना चाहते हो तो ये आपको दिया हुआ है, इनमें से पढ़ लो। अब मैंने पहला पॉइंट भाषा में लिखा, भाषा का अर्थ एवं और परिभाषा। अब हम समझेंगे कि भाषा का क्या अर्थ है और परिभाषा क्या है। इसे मैंने इतना ही हाईलाइट किया है। देखो, भाषा केवल अपनी संरचना और प्रकृति में जटिल नहीं होती, वरन अपने प्रयोजन में भी बहुमुखी होती हैं। यदि वह हमारी चिंतन प्रक्रिया का आधार है तो हमारी संप्रेषण प्रक्रिया का साधन भी है। भाषा क्या, चिंतन प्रक्रिया का आधार है तो क्या है, संप्रेषण प्रक्रिया का साधन भी भाषा को माना गया है। इससे हमारे मानसिक व्यापार के साथ साथ हमारे सामाजिक व्यापार भी होता है। क्या, मानसिक व्यापार के साथ साथ सामाजिक व्यापार भी होता है। भाषा की संकल्पना और उसके स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कई विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं भाषा की। हेनरी स्वीट के अनुसार, हेनरी स्वीट ने भाषा का क्या महत्व प्रदान किया है वो देखते हैं। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों के प्रकटीकरण को ही भाषा कहा जाता है। जैसे इसने बोला है कि हमारी ध्वनि के अनुसार ही हमारे विचारों को जो प्रकट किया है ना, उसी को ही भाषा कहा जाता है। अब दूसरा, बाबूराम सक्सेना। बाबूराम सक्सेना ने भाषा के बारे में क्या बोला है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसके समष्टि रूप को ही भाषा कहते हैं। अब बाबूराम सक्सेना ने कहा है कि हमारे ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर हमारे विचार एक दूसरे को प्रकट करते हैं, उसी को ही भाषा कहा जाता है। बेंद्रे ने क्या कहा है, भाषा मनुष्य के बीच संचार व्यापार के माध्यम के रूप में एक प्रतीक व्यवस्था है। क्या, संचार व्यापार के माध्यम के रूप में एक प्रतीक व्यवस्था है। अब देखो, मैंने तो यहाँ पे 3 विद्वानों की हाईलाइट की है। अगर आपको ज़्यादा विद्वानों के बारे में लिखना चाहते हो तो नीचे और भी देखो, ब्लॉक के अनुसार, टेंगर के अनुसार भी दी हुई है। अगर इनके अनुसार भी आप परिभाषा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। अगर आप 2-3 विद्वानों के बारे में लिखोगे तो इतना आपके लिए बहुत काफ़ी है। अब उपयुक्त परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि भाषा ध्वनि मूलक, सार्थक और यादृच्छिक व्यवस्था है, जिसके द्वारा मानव समाज अपने भाषा भाषी समाज से विचारों को पारंपरिक आदान प्रदान करता है। अब अगला है टॉपिक है भाषा का स्वरूप और प्रकृति। कि भाषा का स्वरूप और प्रकृति क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भाषा को यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था माना गया है।
क्या माना गया है? ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था माना गया है भाषा को, जो समाज में आपस में विचार विनिमय के लिए प्रयुक्त किया गया है। जो हमारे समाज में हम रहते हैं तो हमारे एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, विचार विनिमय करते हैं, उसी को भाषा बताया गया है। वास्तव में भाषा प्रतीकात्मक होती है और उसका कार्य संप्रेषण करना होता है। यह जिन प्रतीकों को लेकर चलती है वे संकल्पना के रूप में साधारणीकृत होती हैं और संप्रेषण के रूप में भावों और विचारों का बोधन करवाते हैं, अपने भावों और विचारों को प्रस्तुत करती हैं। अब ये एक मानचित्र दिया गया आपके सामने, जो हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ था उसके बारे में है। देखो, सांकेतिक वस्तु यथार्थ वस्तु है, ये आपके सामने परिवेश, प्रतीक, सांकेतिक, संकल्पना और परिवेश। अब क्या है इसमें प्रतीक से क्या अभिप्राय है? देखो, प्रतीक ये है कि प्रतीक ध्वनियों को सार्थक और स्वतंत्र समूह है और प्रतीक के रूप में ग्रहित शब्द या वाक्य की संकल्पना उन सभी वस्तुओं या भावों का सामान्यकृत मानसिक यथार्थता होती हैं जो निर्दिष्ट वस्तु या भावों को अपने भीतर समेट लेती हैं। इसे ही भाषिक प्रतीक कहा जाता है। अब उदाहरण दिया गया है, अगर आपको उदाहरण भी उधर प्रस्तुत करना चाहते हो तो उदाहरण प्रस्तुत कर लेना, लेकिन उदाहरण प्रस्तुत करने की उधर आवश्यकता नहीं है। अब आगे है सांकेतिक वस्तु, जो यहाँ मानचित्र में दिखाया गया है, ये सांकेतिक वस्तु। अब देखो ये क्या है। सांकेतिक वस्तु और प्रतीक का संबंध मानसिक रूप से माना जाता है। क्या माना जाता है? मानसिक रूप से इनका संबंध माना जाता है, क्योंकि ये वक्ता और श्रोता, वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, वक्ता और श्रोता के मानसिक के संकल्पना के साथ रहता है। लेकिन प्रतीक और यथार्थ वस्तु के बीच जो संकल्पनात्मक संबंध होता है वही सांकेतिक वस्तु को माना जाता है। इसमें उदाहरण लिखा गया है, हिंदी का शब्द घोड़ा है। हिंदी में क्या है? इस शब्द को घोड़ा बोला जाता है। संस्कृत में क्या बोला जाता है? अंग्रेजी में हॉर्स, चीनी में माँ और रूसी में कोन्ने और फ्रेंच में सेवल कहा जाता है। देखो, इसमें वस्तु एक ही है, पशु एक ही है, लेकिन इनके अलग अलग शब्द, इनके अलग अलग, हिंदी में अलग इसको बोला जाता है, संस्कृत में इसको अलग शब्द से बोला जाता है, चीनी में अलग शब्द से बोला जाता है। इसमें यह प्रस्तुत किया गया है। जैसे हम प्रतीक में हम जैसे बोलते हैं, मतलब हम जैसे प्रतीक हमारे सामने जैसे कुछ बोलते हैं तो हम कमल का शब्द यूज में लेते हैं तो हमारे मन में तुरंत कमल सामने आ जाता है। इस स्थिति में यह कहा जा सकता है कि कथ्य और अभिव्यक्ति के आंतरिक संबंधों का कारण श्रोता के लिए कमल शब्द प्रतीक सिद्ध हुआ है। प्रतीक क्या होता है? कमल। जो प्रतीक मतलब सामने जो चीज़ हम बोलते हैं वो तुरंत हमारे सामने, ऐसे आंखों के सामने ऐसे कहता है कि कमल है तो हमारे आंखों के सामने कमल दिखाई देता है, वैसे ही ये प्रतीक मतलब सामने जो चीज़ होती है ना उसको बोलते हैं। अब देखो, कथ्य के स्तर पर अर्थ के कई आयाम होते हैं, बोधात्मक, संरचनात्मक, सामाजिक और सांस्थानिक। एक ही प्रतीक में कम से कम एक या दो अर्थ मिलते हैं, जिस प्रकार जलज और नीरज दोनों बोधात्मक। कमल का फूल है जलज और नीरज, इनके फूल का दो अर्थ हो गया जलज और नीरज है, चीज है कि लेकिन इनके अर्थ अलग अलग है ना, जलज और नीरज। इस प्रकार एक या एक से अधिक कथ्य एवं अर्थ जहाँ एक ही अभिव्यक्ति में मिल जाते हैं तो वहीं दो या तीन अभिव्यक्तियां में एक ही अर्थ या कथ्य पाया जाता है। कथ्य के अभिव्यक्ति 1, अभिव्यक्ति 2, अभिव्यक्ति 3। अभिव्यक्ति कथ्य 1, कथ्य 2 और कथ्य 3 वो देखते हैं हम। वाक्य बनाया गया है, इसमें क्या है? वाक्य के धरातल पर 3 वाक्य देखे गए हैं, इसमें 3 वाक्य लिखा गया है। इसमें अलग अलग लिखा गया लेकिन इसका मतलब तीनों का एक ही होगा, लेकिन लिखा अलग अलग गया है। देखो, इसमें पहला क्या, क में क्या लिखा गया है? मोहन ने मोटे लड़के को पीटा। मोहन ने जिस लड़के को पीटा वह मोटा है। मोहन ने उस लड़के को पीटा जो मोटा है। इसमें अर्थ एक ही है लेकिन लिखा गया 3 अलग अलग तरीके से। इन तीनों अभिव्यक्ति में एक ही अर्थ का प्रतिपादन किया गया है। अब देखो जी, दूसरा है, देखो सोना शब्द है, इसका पहला क्या, श्रवण, दूसरा निंद्रा, 2 अर्थ में है ना सोने का भी। अब आ गया था प्रतीकों की व्यवस्था। प्रतीकों की व्यवस्था क्या है? कोई भी भाषा प्रतीकों को केवल लड़ी या समूह नहीं होती, वरन उनकी व्यवस्था होती है।
उदाहरण लिखा गया है जिस प्रकार राम मोहन को पीटता है। वाक्य में राम कर्ता के रूप में पहले आता है, राम क्या कर्ता के रूप में, बाद में मोहन कर्म के रूप में और फिर क्रिया के रूप में पीटता आता है। इस प्रकार हिंदी की मूल आंतरिक व्यवस्था क्या है, कर्ता कर्म और क्रिया। वाक्य में क्या आता है, कर्ता कर्म क्रिया। भाग्य समाज और प्रतीक का संबंध क्या है। समाज से अभिप्राय उस भाषाभाषी समुदाय से है जिसके अपने सामाजिक स्तर होते हैं, सांस्कृतिक रीति रिवाज और परंपराएं होती हैं। वह भाषा के सारे ही सोचता है, विचार विमर्श करता है। इससे समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, परंपरागत, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, प्रयोजनपरक आदि विभिन्न परिवेश या संदर्भ जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए मध्यम पुरुष सर्वनाम में तू, तुम और आप के अपने सामाजिक संदर्भ होते हैं। मध्यम पुरुष सर्वनाम तू, तुम, आप मतलब द्विवचन आता है इसमें, जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आते हैं ना, वैसे ही मध्यम पुरुष सर्वनाम में क्या आता है, तू, तुम और आप अपने सामाजिक संदर्भ में आते हैं। सांस्कृतिक परिवेश में प्लस, कलश, अक्षत आदि शब्दों का जो प्रयोग होता है उसके स्थान पर फूल, लोटा, चावल आदि शब्दों का पर्यायों का प्रयोग वर्जित माना जाता है। इस प्रकार भाषा का मुख्य प्रकार संप्रेषण है। ये इतना लिखना आपको जरूरी नहीं है, सिर्फ एक ही उदाहरण देना कि उदाहरण के लिए मध्यम पुरुष सर्वनाम में जो द्विवचन आता है तू, तुम, आप, आपको, बस इतना ही लिखना है कि अपने सामाजिक संदर्भ में है बस। अब आगे है भाषा के कथ्य और अभिव्यक्ति मतलब ध्वनि दोनों के धरातल पर देखा जाता है तो दूसरे शब्दों में कथ्य और अभिव्यक्ति के संबंध को जानना और समझना भाषा का विश्लेषण करना है। भाषा का विश्लेषण में देखो एक ये है वाक्य शब्द है बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, जो एक भाषिक कौशल बनाया गया है। ये बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना ये एक भाषिक कौशल है। अब आगे है भाषा के विविध रूप। भाषा के अनेक रूप देखते हैं हम। भौगोलिक रूप है, ऐतिहासिक रूप है, प्रयोगात्मक है, प्रयोजनपरक, ये 4 रूप हैं। अलग अलग रूपों में भाषा को कैसे कैसे बोलते हैं वो दिखाएं। भौगोलिक रूप में या क्षेत्रीयता के आधार पर भाषा को कैसे कैसे बोलते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में कौन से शब्द को, वो हम देखते हैं। कै में क्या है, व्यक्ति बोली। व्यक्ति बोली में क्या, सामाजिक, क्षेत्रीय और पर्यावरणीय संदर्भों का व्यक्ति कोई भाषा का प्रत्येक से दूरगामी प्रभाव पड़ता है। इसी कारण हर व्यक्ति को अपनी व्यक्ति बोली होती है। अब हॉकेट के शब्दों में, हॉकेट ने एक वैज्ञानिक ने अपने शब्दों में इसकी परिभाषा लिखी है वह इस प्रकार, किसी निश्चित समय पर व्यक्ति विशेष का समूचा वाक व्यवहार उसकी व्यक्ति बोली होती है। अब स्थानीय बोली, खैमे स्थानीय बोली, बहुत सी व्यक्ति बोलियां मिलकर एक स्थानीय बोली बनती हैं। अब बहुत सी व्यक्तियों की बोलियां मिलकर एक स्थानीय बोली बनती हैं जिसमें ध्वनि, रूप, वाक्य एवं अर्थ के बोधगम्य होती हैं। ग में है उपबोली। उपबोली मतलब एकाधिक स्थानीय बोलियां मिलकर एक उपबोली बनती हैं, जैसे भोजपुरी, छपरिया, खक्कार, ये सभी उपबोलियों में गिना जाते हैं। घ में आती है बोली, एकाधिक उपबोलियां मिलकर एक बोली बनती हैं। बहुत सारी उपबोलियां मिलकर क्या एक बोली बनती हैं, जिसे विभाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विभाषा। बहुत भाषा को विभाषा बोलते हैं। हालांकि कुछ विद्वानों ने कुछ बोलियों के एक उपवर्ग को भी उपभाषा कहा गया है, जैसे बिहारी हुई, भोजपुरी, मैथिली हुई, ये बोलियों में उपबोलियों में गिना जाता है। अब आगे है ड़ में उपभाषा। कुछ विद्वानों ने कुछ बोलियों के उपवर्ग को उपभाषा कहा जाता है, जैसे बिहारी उपभाषा में भोजपुरी, मैथिली और मगही बोलियों का एक वर्ग है। अब च में क्या है, भाषा। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है जिसमें एकाधिक बोलियां अथवा उपभाषाएं मिलकर एक भाषा बनाती हैं। एक भाषा के अंतर्गत एकाधिक बोलियां हो सकती हैं, जैसे जिस हिंदी भाषा के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, हरियाणवी, मारवाड़ी आदि 18 बोलियां जाती हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, 18। अथवा पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी, राजस्थानी उपभाषाएं हैं ये 4। भाषा के ऐतिहासिकता, जीवंतता, स्वायत्तता और मानवता के ये 4 क्या है, गुण पाए जाते हैं। अब आगे है प्रयोग के आधार पर। पहले किसके आधार पर पढ़ा था हमने,
भौगोलिक या क्षेत्रीयता के आधार पर। अब आगे आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कितनी बोलियां बोली जाती हैं। पहला है क में सामान्य बोलचाल की भाषा। सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या है, किसी भी समाज में रोजमर्रा के रूप में प्रयुक्त होने वाली सामान्य भाषा होती हैं। ख में साहित्य भाषा, जिसका प्रयोग साहित्य रचना या शिक्षा आदि में होता है वो क्या होते हैं, साहित्य भाषा। साहित्य रचना और शिक्षा में जो बोली बोली जाती है वो साहित्य होती हैं। जिस प्रकार हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, जर्मन आदि भाषाएं साहित्य भाषा की मानी गई हैं। ग में है व्यावसायिक भाषा। यह भाषा व्यवसाय व्यापार में प्रयुक्त होने के लिए विशेष रूप धारण करती हैं। यह लिखित और मौखिक दोनों रूपों में प्रयुक्त होती हैं। आगे ग में है कार्यालयी भाषा। यह भाषा प्रयोग कार्यालय, निकायों, कंपनियों, प्रशासन आदि में होती हैं। इस भाषा का प्रयोग कहाँ होता है, कार्यालयों में और कंपनियों में और प्रशासन आदि में इन भाषा का प्रयोग होता है। यह तकनीकी और अर्ध तकनीकी में भी होती हैं। इसके मौखिक रूप के स्थान पर लिखित रूप का अधिक प्रयोग होता है। इस भाषा का मौखिक की अपेक्षा लिखित रूप में ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अब आ गया था डैम में क्या, राजभाषा कौन सी है, यह कहाँ बोली जाती हैं। यह सरकार और जनता के बीच प्रयुक्त होने वाली भाषा है। यह देश में अधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसका प्रयोग प्राय सरकारी मंत्रालयों, कार्यालयों, कंपनियों, नियमों, निकायों, सांसद आदि में होता है ताकि जनता के साथ संबंध बनाया जा सके। राजभाषा जो सरकारी कार्यालयों में किया जाता है, कंपनियों में किया जाता है, मंत्रालयों में किया जाता है ताकि जनता के साथ संबंध बनाए रखने में कोई परेशानी ना हो। भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी। हमारे देश की राजभाषा हिंदी को ही माना जाता है, हिंदी को चुना है। अब आगे है च में है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा की प्रतिष्ठा का प्रतीक राष्ट्रभाषा होती है, पर गौरवमय स्थान प्राप्त होती हैं जो राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का होता है। राष्ट्रभाषा राजभाषा हो सकती है, लेकिन राजभाषा राष्ट्रभाषा भी हो यह आवश्यक नहीं है। इसमें क्या लिखा है कि राष्ट्रभाषा राजभाषा हो सकती है, लेकिन राजभाषा राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। भाषाओं का गौरवमय इतिहास रहा है। अब आगे 6 में गुप्त भाषा। यह भाषा किसी विशेष वर्ग या समूह या समुदाय में प्रयुक्त होती है जिसे उसी वर्ग के लोग समझ सकते और उसे वर्ग भाषा या चोर भाषा भी कहते हैं। गुप्त भाषा को क्या कहते हैं, वर्ग भाषा या चोर भाषा। वस्तुतः यह भाषा सेना, डकैतों या चोरों द्वारा प्रयुक्त होती है। आगे जय में है क्या, मृत भाषा। कौन सी भाषा, मृत भाषा, जो भूतकाल की भाषा। जिस भाषा का प्रयोग भूतकाल में जीवंत भाषा के रूप में होता रहा हो उसे मृत भाषा कहा जाता है। जिसका प्रयोग राजकाज में भी हुआ हो। इसका प्रयोग क्या कहाँ होता है, राजकाज में भी हो, किंतु वर्तमान काल में यदि इसका व्यवहार सामाजिक दृष्टि से न रहा हो अथवा उसका प्रयोग बहुत ही सीमित हो गया हो उसे मृत भाषा के रूप में कहा जा सकता है। जिसका प्रयोग क्या सीमित हो गया हो उसे मृत भाषा के रूप में कहा गया है। अब किसके आधार पर है, निर्माण के आधार पर। कौन कौन सी भाषाएं निर्माण के आधार पर हम देखते हैं। सहज भाषा, तो सामान्य बोलचाल की भाषाएं होती हैं उसे सहज भाषा कहते हैं, अंग्रेजी, जर्मन। दूसरा कृत्रिम भाषा, इसका उद्देश्य विभिन्न भाषा भाषी लोगों को परस्पर लाकर भाषिक आदान प्रदान की सुविधा देना था, उसे कृत्रिम भाषा कहा जाता है। कृत्रिम भाषा के दो भेद हैं, सामान्य कृत्रिम भाषा। सामान्य कृत्रिम भाषा में क्या है, सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त करने के लिए बनाई गई भाषा को सामान्य कृत्रिम भाषा कहते हैं। जैसे एस्पेरितो भाषा को सामान्य कृत्रिम भाषा में गिना जाता है। दूसरे गुप्त कृत्रिम भाषा, किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए बनाई गई भाषा को गुप्त कृत्रिम भाषा कहते हैं, जो सेना, दलालों, डाकुओं द्वारा बोली जाती है। अब आ गया मानकता के आधार पर भाषा। मानक या परिनिष्ठित भाषा, जो प्रयोग सम्मत स्वीकृति हो, जैसे जिस प्रकार मुझे घर जाना है, ये एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, मुझे घर जाना है। आगे मानकेतर भाषा, जो प्रयोग सम्मत हो, जिसमें लोक स्वीकृति हो किंतु व्याकरण सम्मत न हो, जैसे मैंने घर जाना है, यह मानकेतर भाषा में लिखा गया है उदाहरण। अमानक भाषा में क्या है,
व्याकरण सम्मत और एक रूपी न हो। जैसे उदाहरण में लिखा गया है कि मेरे को जाना है, वो अमानक भाषा में आता है। उपभाषा, उपभाषा में क्या प्राय अशिक्षित व अर्धशिक्षित वर्ग के लोगों में चलती हैं। शिक्षित और अर्धशिक्षित लोगों में जो बोली जाती हैं वो उसे उपभाषा कहा जाता है। अब आ गया प्रकार के आधार पर भाषा। संपूरक भाषा, निजी ज्ञान की वृद्धि के लिए द्वितीय भाषा का प्रयोग करना सीखना, यह पुस्तकालय भाषा होती है। संपूरक भाषा पुस्तकालय भाषा होती है। परिपूरक भाषा, सामाजिक प्रयोजनों की पूर्ति के लिए प्रचलित दूसरी भाषा को जानना आवश्यक है। जैसे भारत में हिंदी को अपनी मातृभाषा के साथ अंग्रेजी को भी जोड़ा गया है। सहायक भाषा, व्यक्ति अपने समुदाय में दूसरी भाषा का ज्ञान अपने ज्ञान की सहायक भाषा के रूप में प्रस्तुत करता है, जैसे हिंदी और संस्कृत। समतुल्य भाषा, जब कोई व्यक्ति दूसरी भाषा में भी समतुल्य ज्ञान प्राप्त कर धीरे धीरे उस भाषा का भी उन सभी सामाजिक संदर्भों का प्रयोग करने लगे जिसे वह मातृभाषा का करता रहा है। इसमें दोनों भाषाओं का समान अधिकार की अपेक्षा की गई है। जैसे भारत में हिंदीतर भाषी अपनी मातृभाषा के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करने लगते हैं। अब आ गया है ऐतिहासिकता के आधार पर। ऐतिहासिकता के आधार पर हम भाषा का क्या नाम रखते हैं, कौन कौन सी ऐतिहासिकता के आधार पर कौन कौन सी भाषाएं होती हैं वो हम देखते हैं। पहले मूल या उद्गम भाषा। मूल या उद्गम भाषा का वह प्राथमिक स्वरूप है, किसी भी प्रस्तुत नहीं होता वर्णन वह अन्य भाषाओं को प्रस्तुत करता है। प्राचीन भाषा, प्राचीन भाषा जो प्राचीन काल में प्रयुक्त की गई है वो उसे प्राचीन भाषा कहा जाता है। मध्यकालीन भाषा को मध्यकाल में प्रयुक्त की गई है वो मध्यकालीन भाषा। आधुनिक भाषा को आधुनिक काल में प्रयोग में ली गई है, जो आधुनिक काल में चल रही है उसे आधुनिक भाषा के कहा जाता है। आगे सम्मिश्रीकरण के आधार पर। पिजिन, जब कोई भाषा भाषी समुदाय किसी अन्य भाषा भाषी समुदाय में उपनिवेश बनकर रहता है तो उसके परस्पर संपर्क से दो भाषाओं के सम्मिश्रण का प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उसे पिंजिन कहा जाता है। यह एक प्रकार की मिश्रित भाषा होती है। पिंजिन क्या होती है, एक प्रकार की मिश्रित भाषा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, संकर भाषा भी कहा जाता है। दूसरा है क्रियोल, यह पिंजिन का विकसित रूप है। पिंजिन बोलने वाली पीढ़ी के बाद आने वाली पीढ़ी पिंजिन को क्रियोल में बदल देती है। यह भाषा स्वरूप संरचना को त्याग कर अपने स्वतंत्र स्वरूप बना लेती है। ये क्या अपने स्वतंत्र स्वरूप को बना लेती है, क्रियोल भाषा होती है। अब आ गया हिंदी भाषा और उसका विकास। विश्व में लगभग 7000 भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी बोली जाती हैं? विश्व में लगभग 7000 भाषाएं बोली जाती हैं, जो क्षेत्रफल और साहित्य की दृष्टि से सबसे बड़ा परिवार है और यह भारत से यूरोप तक फैला हुआ है। बहुरूपीय परिवार की 10 शाखाएं मानी जाती हैं। 10 शाखाएं मानी जाती हैं, जिनमें एक है भारत ईरानी शाखा। भारतीय आर्य भाषाओं को काल की दृष्टि से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है आदिकाल, जो 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक चला है। आदिकाल, इस काल में अपभ्रंश तथा प्राकृत का प्रभाव है। दूसरा मध्यकाल, यह मध्यकाल कब से शुरू हुआ? तो 1500 से ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। मध्यकाल 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक चला है। हिंदी की सभी बोलियां विशेषकर ब्रज अवधि और खड़ी बोली स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होने लगी थी। इसमें शब्दांत में मूल व्यंजन के बाद ए का लोप होने लगा, जैसे राम का उच्चारण में राम हो गया। हिंदी में क, ख, ग और जय, फ 5 नए व्यंजनों का आगम हुआ किया गया है। भक्ति आंदोलन के अत्यधिक प्रभाव के कारण तत्सम शब्दों को अत्यधिक वृद्धि भी हुई है। इसके साथ साथ अरबी, फारसी आदि आगत शब्दों की संख्या में काफी बढ़ी है। अब तीसरा आधुनिक काल, जो 1800 ईस्वी से अब तक चल रहा है। भाषाओं को कालक्रम की दृष्टि से 3 वर्गों में विभक्त किया गया। पहला आदिकाल, जो 1000 से 1500 ईस्वी तक था। दूसरा है मध्यकाल, जो 1500 से 1800 ईस्वी तक रहा है। तीसरा है आधुनिक काल, जो अभी चल रहा है, 1800 ईस्वी से अब तक चल रहा है। उत्तर में खड़ी बोली का व्यापक प्रचार होने के कारण हिंदी की अन्य बोलियां लगभग दब गई हैं। अपने अपने प्रदेशों में इनका प्रयोग अब भी जारी है, लेकिन उन पर भी खड़ी बोली का प्रभाव है। इस काल में हिंदी पूर्णतया योगात्मक भाषा बन गई है। हिंदी जहाँ संस्कृत के अतिरिक्त अरब, फारसी से काफी प्रभावित रही है
वहाँ प्रेस, रेडियो और सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का अत्यधिक प्रयोग होने के कारण हिंदी के वाक्य रचना और मुहावरे लोकोक्तियों में अंग्रेजी का बहुत प्रभाव पड़ा है। हिंदी को सरकारी कामकाज की राजभाषा बनाने में तथा विज्ञान, वाणिज्य आदि में प्रयोगमूलक कार्य करने के लिए इसकी परिभाषाएं शब्दावली में अत्यधिक वृद्धि हुई है। हिंदी शब्द का उद्भव कहाँ? संस्कृत के सिंधु से माना गया है। यह सिंधु नदी के आसपास की भूमि के नाम का है, इसलिए सिंधु का रूप हिंदू हो गया और बाद में हिंद हो गया। इसका अर्थ हुआ कि सिंध प्रदेश। अब हिंदी शब्द का प्रयोग वस्तुतः विदेश के मुसलमानों ने किया था। हिंदी शब्द का प्रयोग क्या विदेश के मुसलमानों ने किया था? भारतीय परंपरा में प्रचलित भाषा के लिए प्राचीन काल से ही भाषा शब्द का प्रयोग होता आया है, जो क्रमशः संस्कृत, प्राकृत और बाद में हिंदी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो कबीर, जायसी, तुलसी आदि ने अपने साहित्य में प्रयुक्त भाषा को भाषा की संज्ञा दी गई है। विद्वानों के मतानुसार भारत में शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने दिया है। विद्वानों के अनुसार हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? अमीर खुसरो ने। विद्वानों इसे हिंदू की भाषा भी कहते हैं। विद्वानों ने इसे हिंदू की भाषा भी कहते हैं। वाग्यताएं उर्दू भाषा। अब देखो, मैंने तो इतना ही शॉर्ट में हाईलाइट किया है, और अगर आपको ज़्यादा लिखना है, ज़्यादा देखना है तो ये आपके सामने है। अगर लिखना चाहते हो, देखना चाहते हो ज़्यादा, तो आप देख सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आपको ज़्यादा पढ़ने की इनसे ज़्यादा ज़रूरत है। जितना हाईलाइट किया हुआ है उतना ही आप देख के पढ़ के जाओ, उतना ही लिखना आपको। उर्दू शब्द तुर्की भाषा का है। उर्दू शब्द की कौन सी भाषा का? तुर्की भाषा का, जिसका अर्थ है शाही शिविर या खेमा। जब मुगल बादशाह भारत आए तो उन्होंने यहाँ बड़े बड़े फौजी पड़ाव डाले, जिन्होंने उर्दू ए मुल्ला कहा जाता था। स्थानीय लोगों के से परस्पर संप्रेषण करते करते इनकी भाषा अरबी, फारसी, तुर्की में पंजाबी, बांगरू, कोरवी, वर्ज आदि का मिश्रण होने लगा, जिससे एक नए भाषा रूप का विकास हुआ, जो उर्दू भाषा है। इसका संक्षिप्त रूप क्या है? उर्दू हो गया था। कुछ लोग इसे हिंदी या खेता भी कहते हैं। अब है हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी शब्द हिंदुस्तान ई के योग से बना है। तो 13वीं शताब्दी में ओफी और अमीर खुसरो ने इसके बाद हिंदवी नाम उस भाषा के लिए सीमित हो गया है। बाद में हिंदुस्तानी हिंदी उर्दू के बाद की भाषा मानी जाने लगी है। इस प्रकार हिंदुस्तानी हिंदी की बोलचाल का एक सरल रूप है, जो भाषा की प्रकृति से जुड़ी स्वाभाविक शैली है। हिंदी और उर्दू का स्रोत क्रमशः संस्कृत और अरबी फारसी हैं। इन दोनों की सामान्यकृत रूप में हिंदुस्तानी कहलाते हैं। अब आगे है हिंदी भाषा का स्वरूप और क्षेत्र। प्रयोग मुख्य रूप से 3 संदर्भों में रखा गया है। पहला भौगोलिक संदर्भ, दूसरा साहित्य संदर्भ, तीसरा है प्रयोग विस्तार का संदर्भ। अब पहला देखते हैं भौगोलिक संदर्भ। हिंदी का क्षेत्र हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब के कुछ भाग तक फैला हुआ है। इन्हें हिंदी भाषी प्रदेश भी कहा जाता है। हिंदी को 15 वर्गों अथवा उपभाषाओं में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत 18 उपबोलियां होती हैं। इन वर्गों के अंतर्गत 3-4 बोलियां होती हैं। वो है पहले है पश्चिमी हिंदी, जो खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली बोली जाती है। पश्चिमी भागों में ये बोलियां बोली जाती हैं। दूसरा, पूर्वी भागों में कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी में कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी, मगही और मैथिली। राजस्थानी में जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। और पहाड़ी इलाकों में कौन सी बोली जाती हैं? पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, जो कुमायूं गढ़वाली में है। यह आपका मैप आपके सामने है। इसको देखने में आपको इजी लगता है, पढ़ने में, देखने में, कि इससे देख के हम बोलियों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। तो ये आप मैप देखिए आराम से। आगे खड़ी बोली। खड़ी बोली का विकास शेर सैनी अपभ्रंश के ऊपरी रूप में हुआ है। सामान्य बोलचाल में इसे हिंदुस्तानी भी कहा जाता है। यह बोली मुख्यतः देहरादून के मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली, गाजियाबाद, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और आसपास
के क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली है खड़ी बोली। खड़ी बोली के भी दो रूप है, एक हिंदी और दूसरा उर्दू। हिंदी में संस्कृत शब्दों की प्रधानता और उर्दू में अरबी फारसी शब्दों की प्रधानता होती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। कौन सी नागरी में लिखी गई? देवनागरी लिपि में लिखी गई है हिंदी को। और उर्दू को अरबी फारसी लिपि में लिखी गई है। इसलिए हिंदी और उर्दू को एक ही भाषा हिंदी उर्दू की साहित्य बोलियां कहा जाता है। अब आगे आता है व्रज भाषा। व्रज भाषा का विकास शेरशाही अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप में हुआ है। साहित्य और लोक साहित्य की दृष्टि से व्रज भाषा का बहुत ही महत्व है। व्रज काल में साहित्य भाषा के रूप में इसका प्रचार प्रसार गुजरात से लेकर बंगाल तक था। बात कहते हैं हरियाणवी भाषा। जो हरियाणवी बोली हरियाणा राज्य में दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में और पटियाला के आसपास में बोली जाती हैं। यह खड़ी बोली से काफी मिलती जुलती होती है। अब आगे आता है कन्नौजी। हिंदी बोली का केंद्र कन्नौज है। इसका क्षेत्र अवधी और ब्रजभाषा के बीच में पड़ता है। यह मुख्यतः फर्रुखाबाद, इटावा, शाहजहांपुरा, कानपुर, पीलीभीत, हरदोई आदि क्षेत्रों में बोली जाती हैं। आगे बुंदेली। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा के आसपास के क्षेत्र में बुंदेलखंड कहते हैं। इस क्षेत्र की बोली को बुंदेली या बुंदेलखंडी कहा जाता है। आगे अवधी। यह अयोध्या अर्थात अवध के आसपास बोली जाती हैं। इसका क्षेत्र लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, सीरीदाबाद, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी तक फैला हुआ है। आगे बघेली। अवधी के दक्षिण में बघेली का क्षेत्र है। इसके केंद्र रीवा और उसके आसपास का इलाका है। आगे छत्तीसगढ़ी। इसका मुख्य केंद्र छत्तीसगढ़ होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ी कहा जाता है। इसे लरिया या खलताई भी कहते हैं। भोजपुरी। यह प्राचीन काशी जनपद की बोली है। बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर कस्बे के नाम पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा है। मगही। मगही गंगा के दक्षिण में पटना और गया जिलों के हजारीबाग, भागलपुर के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। इसका नाम संस्कृत के मगध शब्द के अपभ्रंश रूप में मगह पर आधारित है। आगे मैथिली। मैथिली का क्षेत्र गंगा के उत्तर में दरभंगा, सहरसा, समस्तीपुर, पूर्णिया जिलों में मुजफ्फरपुर जिले के पूर्वी भाग तक फैला हुआ है। इसके प्रसिद्ध कवि कौन है? विद्यापति। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? विद्यापति। आगे जयपुरी। राजस्थान के पूर्वी भाग में जयपुरी बोली जाती हैं। इसी के साथ हाड़ौती भी बोली जाती हैं। इसको ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। जयपुरी बोली को ढूंढाड़ी भाषा भी कहा जाता है। आगे था मारवाड़ी। जो पुरानी मारवाड़ी को डिंगल भी कहते हैं। यह कौन कौन से क्षेत्रों में बोली जाती हैं? देखो, जोधपुर में, उदयपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, मेवाड़ में आदि जगह बोली जाती हैं। आगे मेवाती। राजस्थान के अलवर, भरतपुर और हरियाणा के गुड़गांव जिले के आसपास बोली जाने वाली भाषा है। यह नाम मेओ जाति के इलाके में मेवात के नाम पर पड़ा है। आगे मालवी। यह राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र मालवा और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। पश्चिमी पहाड़ी जो हिमाचल में है। यह पश्चिमी पहाड़ की बोलियां हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, चंबा आदि क्षेत्रों में बोली जाने वाली है। आगे गढ़वाली। यह मध्यवर्ती पहाड़ी बोली है। जिसका मुख्य क्षेत्र उत्तराखंड प्रदेश के गढ़वाल और उसके आसपास का इलाका है। आगे है कुमायूनी। यह मध्यवर्ती पहाड़ी बोली है जो उत्तराखंड प्रदेश के नैनीताल, अल्मोड़ा के निकटवर्ती पहाड़ी इलाकों में बोली जाने वाली भाषा है। इसे साहित्य अथवा काव्य क्षेत्र में मैथिली, राजस्थानी मतलब मारवाड़ी, ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली आती हैं। हिंदी बोलियों में हिंदी के गद्य और पद्य की संरचना हुई है। प्रयोग विस्तार के संदर्भ में इस प्रकार हिंदी का क्षेत्र बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। इसे हिंदी भाषा क्षेत्र कहा जाता है। अब है सारांश। सारांश में हम देखो इतना ही देखेंगे कि इसी संदर्भ में हिंदी भाषा को अपनी विकास यात्रा में कई पड़ाव से गुजरना पड़ा, जिससे हिंदी का स्वरूप निखरता गया। इस भाषा की 18 प्रमुख बोलियां मानी गई हैं। इसी व्यापकता के कारण यह भारत की राजभाषा के पद पर सुशोभित हुई है। हिंदी बोली को हमारी राजभाषा माना गया है।
इसी के साथ हमारी पहली यूनिट कंप्लीट हुई। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन हम आगे से जल्दी आपको पहुंचा सकें।